तो बाकी लोग छिप जाते हैं और सैमसू अकेला आगे बढ़ता है। चूंकि ज़ॉम्बीज उसे इग्नोर कर रहे थे, वो आसानी से एक कार तक पहुंचता है और हॉर्न बजाकर सबका ध्यान खींचता है, जिससे बाकी सब बच निकलते हैं। वो एक दुकान पर रुकते हैं कुछ स्नैक्स लेने और वहाँ की खिड़की से बाहर हो रही तबाही देखते हैं। बेस कोरियन आर्मी में जे हून बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आखिरकार उसकी डिस्चार्ज की डेट आ गई है। जैसे ही वो बेस से बाहर आता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड यांगयो से मिलता है, लेकिन ये प्यारा पल तब टूट जाता है जब वो उठता है और उसे पता चलता है कि ये सब बस एक सपना था। बाद में पहरेदारी के वक्त जेहून यांगयो को कॉल करता है। यांगयो को हैंगओवर है और वो कहती है कि सुबह बात करेंगे। जेहून फिर कॉल करना चाहता है, लेकिन तभी उसका सीनियर उसे पकड़ लेता है और पूरी टीम को डांटता है क्योंकि इन्हो ड्यूटी पर सो गया था। अगले दिन जेहून फिर यांगयो को कॉल करता है, लेकिन वो काम पर है इसलिए कॉल नहीं उठाती। इसके बाद जेहून और इन्हो को एक इमरजेंसी ड्रिल में हिस्सा लेना होता है। पूरी टीम बढ़िया काम करती है, लेकिन ये दोनों सीढ़ियों पर गिर जाते हैं जबकि वो एक हथियार का प्रॉप ले जा रहे होते हैं और असली इमरजेंसी में ये जानलेवा हो सकता। गुस्से में आकर कमांडर पूरी टीम को 77 फ्लोर वाली बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ने की सजा देता है। फिर वो सबके फोन ले लेता है। जेहून जैसे ही अपना फोन देता है, उसे यांगयो का टेक्स्ट आता है जिसमें वो माफी मांग रही होती है कि पहले बात नहीं कर पाई। बाद में जब जेहून और उसका एक साथी होटल में सामान डिलीवर कर रहे होते हैं, जेहून खिड़की से बाहर देखता है और कुछ लोगों को अजीब तरह से कांपते हुए देखता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है और किचन की तरफ बढ़ जाता है। जब उसका साथी ध्यान नहीं दे रहा होता, जेहून शेफ यंग का फोन उधार लेता है और यंग यो को कॉल करता है, लेकिन वो अभी भी काम पर होती है इसलिए कॉल जल्दी काट देती है। बाद में जब उसे अकेले में समय मिलता है तो वो उसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन तब तक जेहून फोन वापस कर चुका होता है। शाम को इन्हो अपने कमांडर से कहता है कि उसका बच्चा बीमार है और वो अपना फोन वापस लेना चाहता है, लेकिन वो जानबूझकर जेहून का फोन ले लेता है और उसे चुपचाप दे देता है। जेहून अलमारी में छुपकर यांगयो को कॉल करता है और हैरान रह जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड रोते हुए कहती है कि उसे ब्रेक चाहिए। अगले दिन यांगयो अपने कोवर्कर जिनवुक के साथ लंच कर रही होती है जब जेहून फिर कॉल करता है। पहले वो कॉल इग्नोर करती है, लेकिन जब वॉइसमेल आता है तो वो तुरंत बाथरूम जाती है सुनने। जेहून उस मैसेज में माफी मांगता है और कहता है कि उससे इंतजार करवाना सही नहीं, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि वे ब्रेकअप कर लें। यांगयो रोने लगती है और बेस जाने का फैसला करती है। जिनवुक उसे कार से छोड़ने का ऑफर देता है। रास्ते में जिनवुक उसे बता देता है कि वो उसके लिए इंतजार करने को तैयार है, जिससे यांगयो थोड़ी असहज हो जाती है। तभी कार एक आदमी से टकरा जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उसका आईबॉल उड़कर यांगयो की गर्दन पर गिरता है और वो चिल्ला उठती है। शॉकिंग बात ये होती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा होता है। यांगयो उसकी आंख बैग में रखती है और जिनवुक से मदद मांगती है, लेकिन वो पहले इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता है। तब यांगयो भीड़ से मदद मांगती है और वहाँ मशहूर सेलिब्रिटी एलेक्स को पहचान लेती है। अब एलेक्स कैमरे के सामने मजबूरी में मदद करता है और वो दोनों मिलकर उस आदमी को पैरों से खींचते हैं। एलेक्स नोटिस करता है कि उसकी चोटों से खून नहीं निकल रहा। वो सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी रिब्स तोड़ देता है। अब भीड़ सोचती है कि एलेक्स ने उसे मार डाला। बॉडी को हटाने के बाद लोग देखते हैं कि जिनवुक ने अपने पैंट गीले कर लिए हैं। उसी वक्त एक ट्रक सड़क पर तेजी से आता है। ड्राइवर की गर्दन खिड़की से बाहर फंसी होती है। जिनवुक वक्त रहते कार से कूद जाता है। इसी दौरान जेहून और यंग यो को बेस के लिए गैसोलीन लाने भेजा जाता है। क्योंकि मिलिट्री लिफ्ट खराब होती है, वो होटल के रास्ते जाते हैं, लेकिन उन्हें होटल मैनेजर सुजिन रोकती है और कहती है कि मेहमानों को डिस्टर्ब मत करो। तभी सब देखते हैं कि एक प्लेन बिल्डिंग की तरफ आ रहा है और सब घबरा जाते हैं। प्लेन को रूफटॉप के सोल्जर्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आखिरी पल में मुड़कर सड़क पर क्रैश हो जाता है। जेहून और इन्हो होटल की लिफ्ट से जाने का फैसला करते हैं और उनके साथ मैनेजर एरन भी होता है। वो डांटता है कि सीढ़ियों से क्यों नहीं गए। अचानक लिफ्ट रुक जाती है और रेड लाइट जलती है। एरन हेल्प के लिए कॉल करता है और कुछ देर में लिफ्ट फिर चलने लगती है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो सामने लाशें पड़ी होती हैं और एक आदमी मरता हुआ गिरता है। फिर भीड़ भागती है और एक खूनी हाथ लिफ्ट का दरवाजा रोक लेता है। उसका चेहरा डरावना होता है और जब वो गिरता है तो दरवाजे में अटक जाता है। एरन उसे अपनी जैकेट से ढक देता है। तीनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ कत्लेआम हो चुका है। खून, अंग, बदबू और लोग एक दूसरे को खा रहे हैं। इंटेस्टाइन को फॉलो करने पर एक अधमरा आदमी दिखता है जो अभी भी हिल रहा होता है, यानी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो चुका है। एरन भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है। इन्हो बोतल से उस ज़ॉम्बी को गिरा देता है। फिर 3 लोग मिलकर एक टेबल से ज़ॉम्बी को काउंटर पर दबा देते हैं। यांग यो का गिफ्ट किया हुआ लाइटर जेहून इस्तेमाल करता है और सुजिन व इन्हो मिलकर उसे लिफ्ट से निकालते हैं।
शहर में भी अब पूरी तरह डर और अफरा तफरी छा गई है। प्लेन क्रैश के बाद हर फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है और सरकार जितनी जल्दी हो सके उतनी ज्यादा रेस्क्यू टीमें भेज रही है। नेशनल इमरजेंसी का ऐलान हो गया है और मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया है। बेस पर सायरन तेजी से बजने लगता है और सारे सोल्जर्स को असली गन के साथ तैयार होने का ऑर्डर दिया जाता है। एरन कुछ कॉल्स करता है और उसे पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग पर ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर लिया है, तो वो सिक्योरिटी टीम को ढूंढने निकल जाता है। जयहून और इनहून बेस की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक ज़ॉम्बीज का एक झुंड उन्हें कॉरिडोर में दौड़ा लेता है। किसी तरह दोनों इमरजेंसी सीढ़ियां ढूंढते हैं और दरवाजा बंद करके ज़ॉम्बीज को बाहर रोकते हैं। ऊपर जाते वक्त वो शहर की हालत देखकर डर जाते हैं। हर तरफ तबाही मची हुई है। दुर्भाग्य से वो सीढ़ियां ब्लॉक होती हैं, तो अब उन्हें पब्लिक वाली सीढ़ियां लेनी होंगी। तभी उन्हें स्टाफ रूम दिखता है और जैसे ही वो अंदर आते हैं, सूजिन उन्हें ज़ॉम्बी समझकर मॉब से मार देती है। जब वो शांत होती है तो सब फोन चेक करते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता। फिर वो एक ट्रॉली में सैनिटाइजर की बोतलें और एक स्क्रेपर भरकर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें काउंटर के पीछे एक ज़ॉम्बी दिखता है जो अचानक हमला करता है। जेहून सैनिटाइजर और लाइटर से उसे आग लगा देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर भी आगे बढ़ता रहता है। इनहुन स्क्रेपर से उसके सिर पर वार करता है और उसका ऊपरी हिस्सा काटकर उसे मार देता है। सड़क पर जिन वुक पीछे छूट जाता है और ज़ॉम्बीज उसके पीछे भागते हैं। एलेक्स उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन खुद भी ज़ॉम्बीज से घिर जाता है। अब यंग यो अकेली रह जाती है। जब एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है तो वो भी भागती है और किसी तरह एक सैलून में जाकर छुप जाती है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि घर के अंदर ही रहना, और खुद वो बेस तक जाने वाली है। उधर जिन वुक एक गोल्फ स्टोर में छुपकर कपड़े बदलने की कोशिश करता है। वहीं कपड़ों के पीछे छुपा एक आदमी उसकी रोलेक्स घड़ी देख लेता है और उसे फॉलो करता है ताकि उसे मारकर लूट सके। तभी यंग यो और सैलून की ओनर वहां आ जाते हैं और उसे डराकर भगा देते हैं। जिन वुक अब पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करता है और यांग यो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है ताकि बाद में दोनों बेस पहुंच सके। वापस होटल में तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यंग एक दरवाजा पकड़कर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोक रहा है। वो सब उसकी मदद को दौड़ते हैं, लेकिन शीशा टूटने ही वाला होता है। जेहून पूरी ट्रॉली को आग लगा देता है और अपने दोस्तों से कहता है, छोड़ दो दरवाजा। शीशा टूटता है और जेहून जलती ट्रॉली ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देता है, जिससे वो सब आग की लपटों में घिर जाते हैं। लेकिन आग लगने से स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं और अब उन्हें बहुत तेज भागना पड़ता है ताकि और ज़ॉम्बीज से बच सके। किसी तरह वो सीढ़ियों के गेट के पीछे जाकर छुपते हैं। तभी यंग बेहोश होकर गिर जाता है और जेहून उसे उठाकर चलाता है। उधर यंग यो और जिन वुक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां भीड़ इकट्ठा है। सब सामान बेच रहे हैं और पुलिस से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं उन्हें एलेक्स मिलता है जो बताता है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक सिर्फ उनके शहर में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। बहुत सी अजीबोगरीब थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन किसी को असली सच नहीं पता। वो ये भी बताता है कि जैसे ही किसी का फोन बजता है, लोग झगड़ने लगते हैं। इसलिए वो सलाह देता है कि सब अपने फोन बंद कर दें। यांग यो जयहून को आखिरी मैसेज भेजती है और फिर फोन बंद कर देती है। अचानक एक ग्रुप आता है जिनका नाम हंटर्स है। वो भीड़ को धक्का देकर अंदर घुसते हैं और सीधे फायरिंग शुरू कर देते हैं। इससे पुलिस स्टेशन में मौजूद ज़ॉम्बीज डरकर बाहर भागते हैं और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। हंटर्स अब खुलेआम ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं और उसी दौरान यांग यो और बाकी लोग भागते हुए एक खाली बार में जाकर छुप जाते हैं। बेस पर चारों सर्वाइवर्स किसी तरह छत तक पहुंचते हैं जहां सोल्जर्स खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें ज़ॉम्बी वाली बात पर यकीन नहीं होता और वो जेहून को डांटते हैं कि वो सिविलियंस को ऊपर क्यों लाया। तभी ज़ॉम्बीज सीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाते हैं तो सोल्जर्स तेजी से दरवाजा बंद करते हैं। उसी वक्त यंग फिर से गिर पड़ता है और सब देखते हैं कि उसकी सांस नहीं चल रही। अचानक वो उठता है। अब वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है क्योंकि उसे टांग में काटा गया था। यंग सूजिन पर हमला करता है, लेकिन सूजिन उसे स्क्रेपर से रोकती है। एक सोल्जर उस पर हमला करता है, लेकिन यंग जल्दी से उठ जाता है और फिर से अटैक करता है। जब बाकी सोल्जर्स फायर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी गन में असली गोलियां नहीं, सिर्फ ब्लैंक्स हैं, जिससे उसे सिर्फ हल्की चोट लगती है। यंग एक सोल्जर को हेलमेट से उठाकर पटक देता है। बाकी सोल्जर्स इस बात पर बहस करने लगते हैं कि क्या अब उन्हें असली गोलियां चलानी चाहिए, क्योंकि सामने एक इंसान था। लेकिन यंग उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। उसका गला टेढ़ा हो जाता है और वो एक सोल्जर की गर्दन पर काट लेता है। अब इन्हो और इंतजार नहीं करता, वो सीधे उसके सीने में स्क्रेपर घोंपता है और फिर उसके सिर में वार करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद टीम लीडर इन्हो से नाराज होता है कि उसने एक सिविलियन को मार दिया, लेकिन जेहून उसका बचाव करता है और कहता है कि अब प्रोटोकॉल नहीं, सिर्फ जिंदा बचना जरूरी है। जिस सोल्जर को काटा गया था उसे इलाज के लिए अंदर ले जाया जाता है, लेकिन कुछ देर में उसकी मौत हो जाती है। बार के अंदर यंगयो को एक कैसेट मिलती है जिसमें जेहून का
का फेवरेट म्यूजिक होता है, जिससे उसे उनके पुराने डेट्स याद आ जाते हैं। फिर एलेक्स एक टैबलेट निकालता है और उसे दिखाता है कि कैसे इन्हो और जेहून होटल में इधर उधर भाग रहे थे। असल में एलेक्स पहले वहीं गेस्ट के तौर पर रुका था। यंगयो इमोशनल हो जाती है और रोते हुए अपना फोन ऑन करके जेहून को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क फुल होने की वजह से कॉल नहीं लगती। वो तय करती है कि उसे बेस जाना है। एलेक्स साथ चलने के लिए हाँ करता है और मजबूरी में जिनवुक भी उनके साथ निकल पड़ता है। तीनों लोग लंबा रास्ता पकड़ते हैं ताकि ज़ॉम्बीज से बच सकें। बेस में सोल्जर्स को समझ आता है कि उनके पास खाना बहुत कम है, इसलिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। डिनर के वक्त लाइटें फड़कने लगती हैं और पता चलता है कि अब फोन में सिग्नल भी नहीं है। तभी दरवाजे पर जोर से धमाका होता है और सबको लगता है कि शायद मरा हुआ सोल्जर अब ज़ॉम्बी बन गया है। लीडर दरवाजा खोलता है और वो आदमी सीधा उड़ता है। अब वो पक्का ज़ॉम्बी बन चुका था। उसका एक दोस्त उसे जिंदा देखकर खुशी में उसे गले लगाने भागता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे सीधे सिर पर काट लेता है। बाकी लोग दौड़कर उन्हें अलग करते हैं और फिर गाय यंग और सुजिन कोशिश करते हैं उस सोल्जर को सीपीआर देने की, ताकि वो मरने से बचे और ज़ॉम्बी में न बदले। बाकी टीम एक कंबल डालकर ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाती है और आखिरकार उसे मार देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यंग्यो और जेहून की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। यंग्यो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट थी, लेकिन उसने हर लड़के को मना कर दिया था क्योंकि उसकी नजर बस जेहून पर थी। बाद में दोनों एक ही आइसक्रीम शॉप में काम करने लगे और जेहून हमेशा उसे बदतमीज कस्टमर से बचाता था। काम करते करते दोनों की बॉन्डिंग हुई, लेकिन जब यंग्यो ने हिम आउट पूछने की हिम्मत जुटाई तो जेहून ने मना कर दिया। बाद में उसने अपने कोवर्कर से कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की से उसका कोई मेल नहीं। काम के बाद जेहून ने यंग्यो को बस स्टॉप पर रोते हुए देखा। यंग्यो भागने लगी, लेकिन अपने लेस में फंसकर गिर गई और जायहून ने उसे उठाया और माना कि उसे भी वो पसंद है। वापस प्रेजेंट में वो कटा हुआ सोल्जर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और अटैक करता है। इन्हो उसके चेहरे पर उबलता पानी फेंकता है, लेकिन इससे वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बाकी सोल्जर्स अब भी उसे गोली नहीं मार पा रहे थे क्योंकि वो उनके दोस्त की तरह दिख रहा था, इसलिए सुजिन खुद बंदूक लेकर उसे मार देती है। सड़क पर यांग्यो और बाकी लोग एक नशे में टल्ली आदमी सैमसू से टकराते हैं जो उल्टी कर रहा होता है। उसके पैर में ज़ॉम्बी का काटा हुआ निशान होता है, लेकिन वो ना मरा है ना बदला है। सब सोच में पड़ जाते हैं। यंग्यो और सुजिन इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि सैमसू को साथ ले जाना चाहिए या नहीं। तभी सैमसू का फोन बजता है और ज़ॉम्बीज को उनकी तरफ खींच लेता है। सब भागकर एक रेस्टोरेंट में छुपते हैं। सैमसू को बांध दिया जाता है और जिनवुक कहता है कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन यंग्यो मना कर देती है। सैमसू फिर से उल्टी करता है और बताता है कि उसने कितनी ज्यादा शराब पी है। फिर बहस होने लगती है कि अब क्या करें। तभी एक ज़ॉम्बी पुलिस वाला अचानक बाहर आता है और अटैक करता है, लेकिन वो सैमसू को बिल्कुल इग्नोर करता है। यंग्यो भागते हुए गिर जाती है और वही ज़ॉम्बी भी फिसलकर गिर जाता है। उसके सिर पर ढेर सारे बर्तन गिरते हैं और आखिरकार सैमसू की मौत हो जाती है। फिर एलेक्स उस ज़ॉम्बी का ब्रीथ टेस्टर उठाकर सैमसू पर ट्राई करता है और पता चलता है कि उसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा शराब है। वो थ्योरी देता है कि शायद शराब पीने वालों को ज़ॉम्बीज इग्नोर करते हैं। फिर पूरा ग्रुप तय करता है कि सुबह तक शराब पीकर देखते हैं क्या वो ज़ॉम्बीज से बच सकते हैं। पीते वक्त यांग्यो फिर जेहून को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइन अब भी डाउन है, तो वो एक टेक्स्ट भेजती है। उसे याद आता है जब उसके पापा की डेथ हुई थी तो जेहून उसके साथ था। वो लाइटर जो आज जेहून के पास है, दरअसल बचपन में उसने अपने पापा को गिफ्ट किया था और मरने से पहले उसके पापा ने वही लाइटर जेहून के लिए छोड़ दिया था। अगली सुबह चारों बहुत नशे में होते हैं और रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। आगे उन्हें एक बड़ी ज़ॉम्बी भीड़ दिखती है तो बाकी लोग छिप जाते हैं और सैमसू अकेला आगे बढ़ता है। चूंकि ज़ॉम्बीज उसे इग्नोर कर रहे थे, वो आसानी से एक कार तक पहुंचता है और हॉर्न बजाकर सबका ध्यान खींचता है, जिससे बाकी सब बच निकलते हैं। वो एक दुकान पर रुकते हैं कुछ स्नैक्स लेने और वहाँ की खिड़की से बाहर हो रही तबाही देखते हैं। बेस में सब लोग सोचते हैं कि एक दोस्त जल्दी ज़ॉम्बी क्यों बन गया और दूसरा देर से, लेकिन तभी कुछ चौंकाने वाला होता है। सब दौड़कर ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं कि उनका लीडर खुद को खत्म कर चुका है। वो अपने साथियों की मौत का गिल्ट नहीं झेल पाया। जेहून इस सीन को देखता है और यौनो से कहता है कि अब उसमें ड्यूटी वाला जज्बा नहीं बचा। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें बेस छोड़कर अपनों को ढूंढना होगा। जब वो सेकंड इन कमांड के पास जाते हैं तो वो भी खुद को खत्म करने की तैयारी में होता है, लेकिन उन्हें देखकर गन रख देता है और नॉर्मल होने का नाटक करता है। जेहून और यूनहो बताते हैं कि बेस में खाना और पानी खत्म हो रहा है और उन्हें बाहर जाना होगा, लेकिन तभी ऑफिस का फोन बजता है। ऊपर से कॉल आती है कि हेलीकॉप्टर से सामान गिराया जाएगा, यानी अब बेस नहीं छोड़ा जा सकता। सब हेलीकॉप्टर को रिसीव करने की तैयारी करते हैं, लेकिन यूनहो देखता है कि उसके पायलट भी ज़ॉम्बीज हैं। वो सबको वार्न करता है और सब तुरंत गोलियां चलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देता है। पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।